हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में पॉलिटिकल साइंस 317 का चैप्टर 4 पॉलिटिकल आइडियाज से आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करूंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिए। बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्या लर्न करना है इंपॉर्टेंट वो आपको बताऊंगा। पेज नंबर 44 पे पॉलिटिकल आइडियाज बोल के 4th चैप्टर से हमें स्टार्ट करना है। यहाँ पे चैप्टर के पहले हम देख लेंगे कौन से हमको लर्न करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करूंगा। पेज नंबर 54 पे सेकेंड वन, डिफाइन लॉ एंड एक्सप्लेन इट्स सोर्सेस, डिफाइन लिबर्टी एंड एक्सप्लेन इट्स सेफगार्ड्स, फर्स्ट में एसे टाइप में। उसके बाद सेकेंड बिट में जो है 5 मार्क्स के लिए काइंड्स ऑफ लिबर्टी एक पढ़िए। उसके बाद थर्ड वाले में 5 लाइन्स 2 मार्क्स में। मेंशन एनी 4 सोर्सेस ऑफ लॉ, व्हाट इज मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। यहाँ पे नहीं है, ये चैप्टर में नहीं है, कोई और चैप्टर में आपको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ओके, तो यहाँ पे पहले आ जाते हैं लॉ किसको बोलते हैं वो देख लेंगे। पेज नंबर 45 पे देखिए, टीएच ग्रीन और जॉन ऑस्टिन जो है लॉ जो है कानून जो है कमांड है सुप्रीम पावर का। सोवेरिन मतलब सुप्रीम पावर को बोलते हैं। टीएच ग्रीन का भी एक जो है डेफिनेशन है, लॉ इज द सिस्टम। एक कानून जो है एक सिस्टम है हमारे हक का, और जो भी ऑब्लिगेशन है ये नहीं करना वो नहीं करना, विच द स्टेट इन्फोर्स, स्टेट जो है इन्फोर्स करता है, लागू करता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। सोर्सेस ऑफ लॉ अगर पूछा है तो सोर्सेस ऑफ लॉ में आपको लिखना है ए वाला, कस्टम्स, हमारा जो हम ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, जो हम क्लॉथ पहनते हैं, ठीक है, जो हम रहना सहना रहता है, कस्टम्स प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशन, ए वाला ये सोर्सेस ऑफ लॉ है। ओके, द प्रोसेस, सोर्सेस ऑफ लॉ में सेकेंड लाइन है, देखिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग द लॉ इज अफेक्ट बाय हिस्टोरिकल, जो भी हमारा कानून है वो जो है इफेक्ट करता है हिस्टोरिकल से, हिस्टोरिकल व्यू ऑफ पॉइंट से, पॉलिटिकल व्यू ऑफ पॉइंट से, सोशल और कल्चरल फैक्टर से। ठीक है, इन जनरल दे आर कंसिडर्ड द सोर्सेस ऑफ लॉ। जनरल हिसाब से जो है ये सोर्सेस ऑफ लॉ है, ये जो है लॉ का जरिया है। कस्टम प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशन, कस्टम प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशन आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ लॉ इन द अर्ली सोसाइटीज। कस्टम प्रैक्टिस ट्रेडिशन जो है ये इंपॉर्टेंट जरिया है लॉ का। पहले अर्ली सोसाइटीज में क्या होता था, नो लॉस रहते थे, रिटर्न फॉर्म में कोई भी लॉस नहीं रहते थे। ऑल द प्रॉब्लम्स एंड डिफरेंस विद सॉल्व इन ट्यून विद सोशल ट्रेडिशन इन प्रैक्टिस। तो पूरे जो है एक ही ट्यून में सोशल ट्रेडिशन के हिसाब से पहले फॉलो क्या करते थे, प्रैक्टिस क्या करते थे। तो फर्स्ट ए वाला वहां तक लिखिए। नेक्स्ट पेज नंबर 46 पे आ जाइए। पेज नंबर 46 पे बी वाला है, देखिए, रिलीजन। रिलीजन के बारे में भी 2 लाइन्स डाल दीजिए। रिलीजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द प्रेजेंट लॉस। आज के प्रेजेंट कानून में जो है रिलीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रिलेशन जो है कानून और रिलीजन से जो है क्लियर है। सर्टेन एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया गया है, हिंदू लॉ दिया गया है, मुस्लिम लॉ दिया गया है, रोमन लॉ दिया गया है, विच फॉर्म द बेस ऑफ सर्टेन लॉज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स से रिलेटेड इनहेरिटेंस का जो है वो यहाँ पे बताया गया है। मैरिज के बारे में, फैमिली के बारे में और प्रॉपर्टाइड के बारे में जो है रिलीजन से कंसल्ट है। लॉ और रिलीजन का जो है आपस का इंपॉर्टेंट सोर्स है, प्रेजेंट लॉ से। नेक्स्ट बी सी वाला, जजमेंट ऑफ द कोर्ट्स। जो भी कोर्ट का जजमेंट होता है वो भी एक लॉ होता है। द जजमेंट डिलीवर इन द कोर्ट बिकम ए पार्ट ऑफ लॉ। द जजेस इंटरप्रेट लॉस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अप्लाइंग देम इन डिफरेंट केसेस। जजेस जो है डिफरेंट डिफरेंट केसेस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं, इंटरप्रेट होते रहते हैं। तो ये भी जो है कानून का एक पार्ट बन जाता है जजेस का। ठीक है, नेक्स्ट डी वाला, साइंटिफिक कमेंटरीज। सर्टेन कमेंटरीज जो है जूरिस्ट के, राइटर्स के एंड क्रिटिक्स के बिकम द सोर्स ऑफ लॉ। कई तरह के जो आप कमेंटरीज देखते हैं और नेशनल मीडिया पे, ठीक है, राइटर्स के या क्रिटिक्स के, वो भी जो है सोर्स ऑफ लॉ का जरिया है। ओके, दिस कमेंटरीज इंप्रूव द लॉस इन प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहां तक पढ़िए। उसके बाद लेजिस्लेचर, कॉन्स्टिट्यूशन, कानून को बोलते हैं लेजिस्लेचर। इन मॉडर्न टर्म्स द लेजिस्लेचर प्ले अ की रोल इन मेकिंग द लॉस। जो है लेजिस्लेचर जो है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमको लॉ बनाने के लिए। डेमोक्रेटिक कंट्रीज, जो भी आजाद कंट्रीज है, लॉस आर द रिफ्लेक्शंस ऑफ द पब्लिक विल। जो भी कानून बनते हैं वो पब्लिक की इच्छा के हिसाब से बनते हैं। पब्लिक विल, जो भी पब्लिक चाहती है, द पब्लिक विल इज एक्सप्रेस टू द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन लाइक लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो यहां से जो है रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक अपने लीडर्स को। ठीक है, नेक्स्ट लॉ एंड मोरालिटी बोल के है वाला। देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी इन एंशियंट, पहले जमाने में पीरियड में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। पहले जो है कोई डिफरेंस नहीं रहता था लॉ के बीच में और मोरालिटी के बीच में। ओके,
नेक्स्ट व्हाट इज लिबर्टी, काइंड्स ऑफ लिबर्टी बोल के है, देखिए पेज नंबर 47 पे आ जाइए। बारकर का डेफिनेशन है, देखिए लिबर्टी मतलब फ्री को बोलते हैं। ओके, लिबर्टी जो है द इंग्लिश वर्ड लिबर्टी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लिबर विच मीन्स फ्री, देयर विल बी ए नो फ्रीडम विदाउट एनी लिमिट्स। तो यहाँ पे लिबर्टी का मतलब फ्री होता है। ओके, तो बारकर का डेफिनेशन पढ़ लेंगे। लिबर्टी किसको बोलते हैं? लिबर्टी जो है ग्रुप ऑफ कंडीशंस है जो कि स्टेट बताता है हमको, एक इंडिविजुअल को, एक पर्सन को, विद अ व्यू टू मेक द यूज ऑफ टैलेंट्स टू एंजॉय द राइट्स। हमको जो भी हमारे हक होते हैं हमारे इंडिया में, उसको कैसा यूज करना, लिबर्टी जो है हमको बताता है कि हम उसको कैसा एंजॉय कर सकते हैं हमारे हक को। ठीक है, काइंड्स ऑफ लिबर्टी कितने टाइप्स के? 5 काइंड्स ऑफ लिबर्टी है। पहला वाला नेचुरल लिबर्टी है, सिविल लिबर्टी है, पॉलिटिकल लिबर्टी है, इकोनॉमिक लिबर्टी है और नेशनल लिबर्टी है। पहला वाला नेचुरल है, कुदरती, और नेशनल यानी कि इंडियन। ओके, तो पेज नंबर 47 पे ए वाला आ जाइए। नेशनल लिबर्टी क्या होता है? नेशनल लिबर्टी एक ऐसी टाइप का लिबर्टी है जो कि इंजॉय करते हैं हमारी सोसाइटी में कोई भी विदाउट एनी पॉलिटिकल सिस्टम। ओके, बगैर पॉलिटिकल सिस्टम पे हम इंजॉय करते हैं। पेज नंबर 47 पे वहां तक लिख दीजिए, विदाउट एनी पॉलिटिकल सिस्टम। नेक्स्ट पेज नंबर 48 पे आ जाइए। सिविल लिबर्टी किसको बोलते हैं? लिबर्टी डेट वन एंजॉयज इन द सोसाइटी, जो हम सोसाइटी में एंजॉय करते हैं उसको सिविल लिबर्टी बोलते हैं। इट मीन्स दैट लिबर्टी इज द ग्रुप ऑफ राइट्स। लिबर्टी जो है ग्रुप ऑफ हमारे हक है जो कि सैंक्शन होते हैं कानून की तरफ से हमारे तमाम सिटीजन्स को। ठीक है, टू ऑल द सिटीजन्स, वहां तक लिख दीजिए। नेक्स्ट सी वाला पॉलिटिकल लिबर्टी है। अकॉर्डिंग टू लीकॉक, पॉलिटिकल लिबर्टी किसको बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी। लिबर्टी है हमारा गवर्नमेंट जो रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो रूल ऑफ लॉ है, जो फ्री है हमको, वो तमाम सिटीजन्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी जो है फ्री है। गिलक्रिस्ट थॉट दैट पॉलिटिकल लिबर्टी इज डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। गिलक्रिस्ट क्या बोले थे? कि पॉलिटिकल लिबर्टी जो है वो फ्री है, डेमोक्रेसी बाय द पीपुल है, फॉर द पीपुल है, ऑफ द पीपुल है, अगर हम प्रैक्टिस करते रहे तो। ठीक है, तो इन प्रैक्टिस तक आपको करना है यहाँ पे 2 लाइन्स। नेक्स्ट इकोनॉमिक लिबर्टी में आ जाते हैं। इट मींस इकोनॉमिक लिबर्टी यानी कि फाइनेंशियल, इट मींस दैट लिबर्टी टू अर्न्स वन डेली ब्रेड, डेली हमको कमाने का जो है एक जरिया है। सिंपल वर्ड्स, इट कैन बी सेड दैट एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल, कोई भी कास्ट का रह दो, कोई भी कलर का रह दो, कोई भी क्रीड रह दो, शुड हैव फ्रीडम टू अर्न हिज डेली ब्रेड बाय फेयर मीन्स, अच्छे तरीके से, ठीक है, विदाउट धोखा जो है फेयर मीन से कमा सके। ओके, नेक्स्ट वन है नेशनल लिबर्टी, ई वाला, पेज नंबर 48 पे। लिबर्टी इज एसेंशियल टू ए नेशन, नेशन के लिए, इंडिया के लिए लिबर्टी बहुत जरूरी है। टू एन इंडिविजुअल फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। नेशनल लिबर्टी इज दैट विच हेल्प्स ए सोसाइटी, नेशनल लिबर्टी मतलब ऑल ओवर द इंडिया, हेल्प करती है सोसाइटी को टू बिकम इंडिपेंडेंट विदाउट सॉवरेन पावर, सुप्रीम पावर के बगैर भी हम इंडिपेंडेंट रहते, उसको हम जो है नेशनल लिबर्टी बोलते हैं। ओके, उसके बाद सेफ गार्ड्स ऑफ लिबर्टी क्या है वो देख लेंगे। टोटल जो है 10 सेफ गार्ड्स है। लिबर्टी, फ्रीडम को हम कैसा बचा के सेव कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम रहना है, डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पे जरूरी है। रूल ऑफ लॉ जरूरी है। पावर को कैसा डिस्ट्रीब्यूट करना, पावर को कैसा यूटिलाइज करना, डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहती है, सुप्रीम कोर्ट अलग रहता है, हाई कोर्ट अलग रहता है, सेशन कोर्ट अलग रहता है, क्रिमिनल कोर्ट अलग रहता है, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटर्न फॉर्म में रहना बहुत जरूरी है, ये भी एक लिबर्टी का सेफ गार्ड है, हम लिबर्टी को इससे सेव कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन रहना है, ठीक है, लिखी हुई रूल ऑफ लॉ लेना है, लिखे हुआ रूल ऑफ आर्टिकल्स रहना है। फंडामेंटल राइट्स रहना है, हमारे जो फ्रीडम के हक है, जो हमारे बुनियादी तौर पे फंडामेंटल राइट्स हक है हमको, वो ज़रूरी है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस में हमको पूरा फ्रीडम रहना चाहिए। इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी हमको रहना चाहिए, फाइनेंशियली हम जहाँ पे काम करते और सोशली में भी हमको बराबर देखना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी एक सेफ गार्ड है। और विजिलेंस ऑफ पीपल, ये भी जो है सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी है, ये ज़रूर लर्न कर लीजिए इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे हम। डिफाइन लॉ पढ़ लिए है, एक्सप्लेन इट सोर्सेस पढ़ लिए, डिफाइन लिबर्टी पढ़ लिए, सेफ गार्ड्स भी पढ़ लिए, काइंड्स ऑफ लिबर्टी भी पढ़ लिए। ओके, मेंशन एनी 4 सोर्सेस ऑफ लॉ बोल रहा है। सोर्सेस ऑफ लॉ अभी हम पढ़ लिए है, सोर्सेस ऑफ लॉ ये भी हम पढ़ लिए। तो इसमें जो है पेज नंबर 54 में आपको क्या क्या टिक कर लेना है, फिर से बोल रहा हूँ। मॉडल एग्जामिनेशन क्वेश्चन, फर्स्ट एस्से टाइप क्वेश्चंस में 8 मार्क्स में, फर्स्ट वन डिफाइन सोवेरेनिटी एंड एक्सप्लेन इट्स काइंड्स, ये यहाँ पे नहीं दिया गया है। सोवेरेनिटी ये वर्ड जो होता है ये चैप्टर में नहीं दिया गया है, कोई दूसरे चैप्टर का आंसर यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आपको दूसरे चैप्टर में मिल जाएगा, फर्स्ट वाला टिक कर लीजिए। उसके बाद सेकेंड वाला और थर्ड वाला, डिफाइन लॉ एंड एक्सप्लेन इट सोर्सेस, डिफाइन लिबर्टी एंड एक्सप्लेन इट सेफगार्ड्स। उसका सेकंड बीट में थर्ड वन, मेंशन द काइंड्स ऑफ लिबर्टी, इंपॉर्टेंट है।
फिर उसका थर्ड बिट में फर्स्ट वन मेंशन इन फोर सोर्स ऑफ लॉ, सेकंड वन व्हाट इज मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी जो है ये चैप्टर में नहीं दिया गया है, कहीं और चैप्टर में दे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 56 पे आ जाइए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बोल के देखिए। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में पेज नंबर 57 पे एलएक्यू क्वेश्चन दिया गया है, देखिए 2 एलएक्यू क्वेश्चंस यहाँ पे इसमें इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 65 पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए, राइट ऐसे टाइप ऑफ आंसर्स। डिस्कस द व्यू ऑफ बेंथम ऑन यूटिलिटेरियनिज्म, उसके बाद डिफाइन सोशलिज्म एंड डिस्कस द मेजर प्रिंसिपल। उसके बाद सेकंड बीट में फर्स्ट वन डिस्कस लिबरलिज्म, थर्ड बीट में what is utilitarianism, what are the features of individualism, what are the kinds of socialism। तो ये हमको याद से लर्न करना है। तो पहले जो है हम 2 ऐसे टाइप क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, सोशलिज्म क्या है, उसके मेजर प्रिंसिपल्स क्या है, और बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म में क्या डिफरेंस है, ओके ये पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद लिबरलिज्म और इंडिविजुअलिज्म में जाएंगे। तो पहले पेज नंबर 57 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 57 पे जो है यूटिलिटेरियनिज्म का जो है डिटेल दिया गया है, ओके तो यूटिलिटरिज्म जो है इसका मेन ह्यूमन एक्शंस को एक्सेप्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेजर, मैन लाइक्स प्लेजर। तो यूटिलिटरिज्म जो होता है, ओके यूटिलिटरिज्म जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, 18th सेंचुरी में जो है ये वर्ड स्टार्ट हुआ था। उसका मेन मकसद क्या है, एम ऑफ यूटिलिटरिज्म क्या है, ह्यूमन एक्शंस को एक्सेप्ट करना, ह्यूमन एक्शंस को एक्सेप्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ प्लेजर। मैन लाइक्स प्लेजर एंड इज कंसिडर्ड एनीथिंग दैट गिव्स प्लेजर एज गुड। द गुड और बैड of anything is depend on the degree of pleasure that it promotes. So the aim of mankind are pleasure, joy and happiness. Great happiness to the greatest number is the main aim of यूटिलिटेरियनिज्म। तो ये यूटिलिटेरियनिज्म मीन्स प्लेजर को बोलते हैं, जो प्लेजर हमको मिलता है, ओके मैन लाइक्स हमको जो प्लेजर हम चाहते हैं, जॉय जो चाहते हैं, खुशी जो चाहते हैं, और हैप्पीनेस जो चाहते हैं, वो उसको यूटिलिटेरियनिज्म बोलते हैं। बेंथम के पॉइंट से क्या है, व्यूज 8 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट हिज पॉलिटिकल ओपिनियंस एंड ऑब्जर्वेशन कैन बी नरेटेड एज बोल के फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ग्रेट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर, ज्यादा से ज्यादा खुशी चाहिए बहुत ज्यादा नंबर तक। इंटरेस्ट ऑफ द रूलर्स टू बी यूनाइटेड विद द जनरल इंटरेस्ट, पूरे तमाम जितने भी रूलर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट एक तमाम आपस में इकट्ठा होना चाहिए और जनरल इंटरेस्ट भी इकट्ठा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट पेज नंबर 57 का, द मेकर्स ऑफ लॉ, जो भी कानून बनाते हैं वो जो है द मेकर्स ऑफ लॉ टू टेक इनटू कॉग्निजेंस मतलब उसके खिलाफ जाना चाहिए। लॉ अगर बनाए हैं तो लॉ में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके खिलाफ जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ जॉय के लिए काम करना चाहिए। पेन वाइल फ्रेमिंग द लॉस, लॉ बनाने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ जॉय और पेन को भी समझना चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, द बैड मस्ट बी पनिश एंड गुड मस्ट बी कल्टिवेटेड, जो भी बैड है उसको जरूर सजा देना चाहिए और जो भी अच्छा है उसको जरूर उगाना चाहिए, आगे जाके उसको अच्छी तरीके से पॉलिश करना चाहिए। द ऑफिसर्स एंड रूलर ऑफ बैड बिहेवियर मस्ट बी कैस्टिगेटेड टू प्रिवेंट द रिपीटेशन ऑफ सच एक्शंस, जो भी बैड ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट के या कोई भी प्राइवेट के या जो भी रूलर्स होते हैं बैड बिहेवियर के, उनको कैसा भी जो है इनकी रेपुटेशन को इफेक्ट करना चाहिए ताकि दूसरों की रेपुटेशन पे प्रॉब्लम ना आ सके, दूसरों को प्रॉब्लम ना आ सके, इसलिए उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। सेवेंथ पॉइंट, there is a scope for pleasure to the maximum population only in representative democracy। इंपॉर्टेंस है, प्लेजर है यहाँ पे मैक्सिमम जो है आबादी के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जैसे कि इंडिया है। एट्थ पॉइंट, ऑल पीपल आर इक्वल, हर एक कोई जो है बराबर है। द स्टेट मस्ट स्ट्राइव फॉर इक्वलिटी, स्टेट का मेन एम क्या होना चाहिए, सब जने बराबर इक्वलिटी रहना चाहिए। नाइन्थ पॉइंट, इंसाफ सबके लिए जो है स्टेट का एक जरिया है, सोर्स ऑफ स्टेट है। इट मस्ट प्रोटेक्ट द पीपल, पीपल्स को बचाना चाहिए। 10th पॉइंट, स्टेट मस्ट प्रोटेक्ट द हॉनर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल्स, स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारे को हॉनर और हमारी जो जायदाद है इंडिविजुअल की उसको भी बचा के रखना चाहिए। 11th पॉइंट, स्टेट मस्ट इंक्रीज फैसिलिटीज एज फार एज पॉसिबल, इट मस्ट नॉट बर्डन एनीबडी, स्टेट जो है अच्छे अच्छे फैसिलिटीज हमारे लिए रेडी रखना चाहिए और कोई भी बर्डन हमारे को नहीं डालना चाहिए। 12th पॉइंट, पनिशमेंट शुड नॉट बी ए रिवेंजफुल एक्ट, पनिशमेंट जो है एक बदला लेने का एक्ट नहीं होना चाहिए बल्कि जो है एक सजा के तौर पे होना चाहिए। नेक्स्ट 14th पॉइंट, द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो होती है वो यूजफुल होना चाहिए, वन कैन लीव विदाउट फियर, और बगैर जो है घबराहट के हर कोई यहाँ पे जो है लीव कर सकना, जी सकना। नेक्स्ट 15th पॉइंट पेज नंबर 58 पे आ जाइए, द इकोनॉमिक मैनेजमेंट, जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है स्टेट का, मस्ट बी एट द हाईएस्ट एब, अच्छे लेवल पे रहना चाहिए। नेक्स्ट 18th पॉइंट,
द नंबर एंड टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का जो पीरियड होता है खत्म करने का वो बहुत जल्दी होना चाहिए, शुड बी लेस होना चाहिए। नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट 21 वाला, डायरेक्ट इलेक्शंस विल गिव मैक्सिमम प्लेजर टू मेनी, डायरेक्ट इलेक्शंस रहना चाहिए जिससे सब जनों को ज्यादा प्लेजर होता है। तो ये जो है बेंथन व्यूज के इंपॉर्टेंट है, ये लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट पेज नंबर 58 पे आ जाइए, लिबरलिज्म के बारे में दिया गया है। देखिए, लिबरलिज्म took its birth against the pervading power of the state, लिबरलिज्म जो है अपनी बर्थ जो है ली है एक पावर के हिसाब से। लिबरलिज्म का मतलब आपको मालूम है, फ्री को बोलते हैं फ्रीडम। लिबरलिज्म बिलीव्स दैट ऑथोरिटी ऑफ द स्टेट, जो भी स्टेट की ऑथोरिटी रहती है वो लिमिटेड रहती है एक तरीके से, एक बुनियाद पर। एंड द इंडिविजुअल मस्ट हैव मोर फ्रीडम, लिबर्टी, फ्री एंड फ्रीडम, वहां तक लिखिए, 3 लाइन्स लिखिए। फिर उसके बाद पेज नंबर 59 पे आ जाइए। पेज नंबर 59 पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पैराग्राफ है, देखिए पेज नंबर 59 पे फोर्थ पैराग्राफ है। देखिए, लिबरलिज्म कैन नॉट सर्वाइव इन द मॉडर्न पीरियड, जो ब्लैक मार्क करे हुआ है ब्लैक से, उसके ऊपर की पैराग्राफ। लिबर्टी इंक्रीज, लिबर्टी क्या करती है, लिबर्टी जो है हमारी प्रोडक्टिव, हमारी जो अच्छे काम होते हैं प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करती है इंडिविजुअल्स की, वहां तक लिखिए। ओके, नेक्स्ट, लिबरलिज्म कैन नॉट सर्वाइव इन द मॉडर्न पीरियड, आज के मॉडर्न पीरियड में लिबरलिज्म नहीं जिंदा रह सकती है बोल के बोल रहा है। इसके 5 पॉइंट्स लिखिए। इट इज सो बिकॉज मोस्ट ऑफ द सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज जो होते हैं वो गवर्नमेंट ही कंडक्ट करती है, इसलिए लिबरलिज्म का जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, कैन नॉट सर्वाइव, नहीं रह सकती है बोला है। नेक्स्ट सेकंड वन, द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, और जो प्राइवेट के इंस्टीट्यूशन वाले रहते हैं वो सफिशिएंट जरिए नहीं बनाते, सफिशिएंट रिसोर्सेस नहीं रहते उनके पास, जिसकी वजह से स्किल्स और एफिशिएंसी जो है उन लोग अपने खुद से अंडरटेक करते हैं। थर्ड पॉइंट, द पॉलिसीज एंड एम्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट हुकूमत के पॉलिसीज और एम्स होते हैं वो चेंज होते रहते, चेंजिंग होते रहते, तो टू बी यूजफुल टू द पीपुल, तो पीपुल्स के लिए यूजफुल रहते हैं। स्टेट एंड गवर्नमेंट आर नॉट कॉजिंग डैमेज टू द इंडिविजुअल वेलफेयर, स्टेट और हुकूमत जो है कोई भी डैमेज नहीं कर रही है इंडिविजुअल वेलफेयर को, इंडिविजुअल बेनिफिट को। पीपुल आर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम द गवर्नमेंट, पीपुल हम लोग जो है गवर्नमेंट से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं चीजों में, ठीक है। तो ये आपको जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट पेज नंबर 59 पे आ जाइए, इंडिविजुअलिज्म बोल के है, देखिए ये भी 2 मार्क्स में आ सकता है इंडिविजुअलिज्म, आप पीछे देख लीजिए। J.S. Mill is one of the most famous theorists who promoted the individualism. ओके, वहां तक लिखिए फर्स्ट लाइन, इंडिविजुअलिज्म जो है अपना खुद का इंडिविजुअल पर्सन का जो है इंडिविजुअलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। J.S. Mill is one of the most famous theorists who promoted the individualism. नेक्स्ट पेज नंबर 60 पे आ जाइए, फीचर्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म है, देखिए 4 पॉइंट्स के 4 पॉइंट्स लिख दीजिए, इंडिविजुअलिज्म के बारे में जरूर लर्न करिए। गवर्नमेंट जो हुकूमत होती है वो डेवलप करती है एक अच्छा रास्ता हमारी जिंदगी के लिए, और हमें जो है तालीम नॉलेज देती है पीपुल्स के लिए। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट, द वुमेन मस्ट बी गिवन द राइट टू वोट, वुमेन के लिए भी जो है हमको यहाँ पे राइट टू वोट देने का हक है। और देर मस्ट बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेन एंड वुमेन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, और कोई यहाँ पे भेदभाव भी नहीं रहना चाहिए इंडिविजुअलिज्म में एक पर्सन के लिए, ठीक है। आप मेन है, आप वुमेन है, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहना चाहिए गवर्नमेंट में। देर मस्ट बी ए सिस्टम ऑफ ओपन बैलेट, अच्छा जो है हर कोई अपनी तरीके से ओपनली वो बैलेट पेपर डाल के वोट करना चाहिए, ये भी एक फीचर है इंडिविजुअलिज्म का। द पीपुल मस्ट हैव द पावर टू रिकॉग्नाइज और रिजेक्ट द गवर्नमेंट, यहाँ पे आपने इंडिया में तेलंगाना स्टेट में भी जो है सेम ऐसे ही है, हम पीपुल्स के ऊपर जो है पावर रहता है कि हम कौन सी हुकूमत को सेलेक्ट करें, कौन सी हुकूमत को रिजेक्ट करें, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 4 पॉइंट्स आप जरूर पढ़ लीजिए। नेक्स्ट पेज नंबर 61 पे आ जाएंगे, सोशलिज्म के बारे में है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिया गया है। पहले सोशलिज्म का डेफिनेशन लिख देंगे, 8 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट आंसर है। चैपल बोल के है, देखिए यहाँ पे सोशलिज्म डेफिनेशन में चैपल का डेफिनेशन है। सोशलिज्म जो है इसको बोलते हैं जो कॉम्पिटिटिव प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देता है और सोशल इन्वेस्टमेंट देता है, सोशली पैसे लगाता है, इन्वेस्टमेंट देता है, उसको सोशलिज्म बोलते हैं। सोशलिज्म का और एक डेफिनेशन अगर हम पढ़ना चाहे तो यहाँ पे किसी में एक का भी पढ़ सकते हैं। सोशलिज्म मीन्स इक्वलिटी ऑफ इनकम एंड नथिंग एल्स, इनकम जो आती है उसकी इक्वलिटी को देखता है सोशलिज्म, और कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स। ये जॉर्ज बर्नेट शॉ का जो है डेफिनेशन है। चैपल का डेफिनेशन अभी बता दिया हूं मैं आपको, 2 डेफिनेशन है, कौन सा भी एक लिख सकते हैं या 2 के 2 भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद पेज नंबर 61 पे सोशलिज्म इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल से 8 मार्क्स के। पहला प्रिंसिपल क्या है, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस टू सोशल बेनिफिट्स। सोशलिज्म गिव्स मोर सिग्निफिकेंस, मोर इंपॉर्टेंस टू द सोसाइटी एंड देन द इंडिविजुअल। सोशलिज्म में जो है सोसाइटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है बगैर इंडिविजुअल को छोड़ के, राइट। इट फील्स दैट हायर बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट सोसाइटी को जो मिल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, पहले वो इंपॉर्टेंट है
देन द बेनिफिशियल ऑफ द इंडिविजुअल। पहले सोसाइटी का इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इंडिविजुअल का इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज नंबर 62 पे आ जाइए। प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, फायदा, एडवांटेज दिया जा रहा है, चांस दिया जा रहा है। द मेन एम ऑफ सोशलिज्म इज टू रिमूव द इनइक्वलिटीज, जो भी सोसाइटी में जो है इनइक्वलिटीज को रिमूव करना है, उन्होंने अलग है, इन्हों अलग है, उन्हों अलग है, राइट, एंड प्रोवाइड इक्वल चांस टू ऑल द पीपल, वहां तक लिखिए। नेक्स्ट वन, एबोलिशन ऑफ कैपिटलिज्म, यहाँ पे भी जो है सोशलिज्म का मेन एम ये है कि जो है कैपिटलिज्म को खत्म कर देना, हमेशा हमेशा के लिए एबोलिश कर देना। ओके, तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी सेल्डम प्रोवाइड्स इक्वल चांस टू ऑल। As such, economic equality can be achieved by abolishing the capitalism. Capitalism system creates the class-ridden society and make one class permanently exploited. तो कैपिटलिज्म से जो है एक कास्ट वालों के ऊपर, एक रिलीजियस के ऊपर जो है बहुत बड़ा दबदबा हो रहा है, तो उसको रिमूव करना परमानेंटली बहुत जरूरी है। तो वहां तक लिखिए, ठीक है, परमानेंटली एक्सप्लॉइटेड। ओके, सॉरी। नेक्स्ट वन है, देखिए, नेशनलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टीज बोल के, देखिए डी वाला, सोशलिज्म एबोलिशेस द प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो सोशलिज्म से जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी भी खत्म हो जा रही है। द कैपिटलिस्ट सिस्टम प्रमोट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी थ्रू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर्स। लेबर्स का यहाँ पे दूर दूर तक नहीं दिख रहे, लेबर्स का खराबा हो जा रहा है, जिसकी वजह से नेशनलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टीज हो रही है, राइट। तो वहां तक लिखिए, लेबर्स तक लिखिए, ये हो गया नेशनलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। तो ये 8 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 65 पे आपको कौन से लर्न करना है। फर्स्ट बीट में फर्स्ट वन, बेंथम ऑन यूटिलिटेरियनिज्म। ओके, डिस्कस द व्यू ऑफ बेंथम ऑन यूटिलिटेरियनिज्म। उसके बाद सेकंड वन, डिफाइन सोशलिज्म एंड डिस्कस द मेजर प्रिंसिपल्स। उसके बाद सेकंड बीट में डिस्कस लिबरलिज्म। उसके बाद थर्ड बीट में व्हाट इज यूटिलिटेरियनिज्म, और सेकंड वन व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म, और थर्ड वन व्हाट आर द काइंड्स ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आ जाइए, पेज नंबर 66 पे डेमोक्रेसी दिया गया है। देखिए, डेमोक्रेसी का डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है अब्राहम लिंकन का। डेमोक्रेसी एक ऐसी हुकूमत है जो पीपुल से ही रहती और पीपुल के ऊपर ही रहती और पीपुल से ही रहती, राइट। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल। डेमोक्रेसी जो है हुकूमत है पीपुल्स की ही, पीपुल से ही, और फॉर द पीपुल, और पीपुल के लिए ही। ठीक है, तो ये अब्राहम लिंकन का एक डेफिनेशन जरूर लर्न कर लीजिए। उसके बाद डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी, द फॉलोइंग मेथड्स प्रिस्क्राइब द डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोल के दिया गया है। देखिए 4 यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी के मेथड्स है, रिफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट, पेज नंबर 67 पे। नेक्स्ट पेज नंबर 68 पे आ जाइए, इसमें यहाँ पे पूरी डिटेल्स दिया गया है। देखिए, रिफरेंडम के 3 लाइन्स लिखिए। रिफरेंडम डेमोक्रेसी का एक ऐसा मेथड है जो पब्लिक ओपिनियन को इंपॉर्टेंट देता है, इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन के बारे में बताता है। सम रीजन्स पब्लिक ओपिनियन जो है, पब्लिक प्रॉब्लम्स जो भी रूल ऑफ लॉ होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होते हैं और ऑर्डिनरीज लॉ होते हैं, उसके बारे में रिफरेंडम का मेथड यूज किया जाता है डेमोक्रेसी में। नेक्स्ट बी वाला, इनिशिएटिव मेथड यूज किया जाता है। दिस इज ए रिक्वेस्ट, पीपुल की एक इनिशिएटिव रिक्वेस्ट होती है लेजिस्लेचर में टू फ्रेम ए लॉ बनाने के लिए सर्टेन नेशनल प्रॉब्लम्स और पॉलिसी। कोई भी नेशनल प्रॉब्लम है तो उसके लिए जो है एक रिक्वेस्ट की जाती है, यहाँ पे इनिशिएटिव लिया जाता है, पॉलिसी, और एज सच आफ्टर मेकिंग द लॉ इट विल बी प्रेजेंटेड फॉर रिफरेंडम। जब लॉ बन जाता है तो जो है उसके बाद रिफरेंडम के लिए चले जाता है। तो वहां तक लिखिए 2 लाइन्स। नेक्स्ट रिकॉल, रिकॉल का मतलब फिर से कॉल बैक करना रहता है। जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे असेंबली में, उनको कॉल बैक किया जाता है पीपुल की तरफ से इन केस दे आर इनसफिशिएंट। Hence, this method helps to make the representative discharge their responsibility properly for fearing of being called back on the ground of inefficiency. तो यहां तक लिखिए, सी का 3 लाइन्स भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट वन है प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड मीन्स असर्टेनिंग पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन को कैसा देखना है उसके बारे में है प्लेबिसाइड। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है वो देखते हैं। दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। प्लेबिसाइड जो है कानून से कोई रिलेटेड नहीं है, कोई लॉ से रिलेटेड नहीं है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो वहां तक लिखिए कॉन्स्टिट्यूशन तक। ओके, ये हो गया डेमोक्रेसी। उसके बाद पेज नंबर 71 पे आ जाइए। पेज नंबर 71 पे ऐसे टाइप क्वेश्चन में व्हाट इज डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन डायरेक्ट डेमोक्रेटिक डिवाइसेस के बारे में अभी हम पढ़े हैं ऐसे टाइप में फर्स्ट वन। उसके बाद सेकेंड बीट में सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए व्हाट इज मीन बाय डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी हम पढ़ लिए है, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स यहाँ पे दिया गया है। देखिए पेज नंबर 69 पे दिया गया है। डेमोक्रेसी के मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस क्या है। दिस इज ए सुपीरियर एंड लॉफ्टी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
डेमोक्रेसी के जो मेरिट्स है ये सुपेरियर होते हैं और एक लॉफ्टी फॉर्म ऑफ हुकूमत यहाँ पे दी गई है। दिस प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द सिटीजन्स, पूरे सिटीजन्स को बराबर अपॉर्चुनिटी देती है, राइट। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, दिस प्रोवाइड्स गुड सिटीजनशिप ट्रेनिंग, गुड सिटीजनशिप ट्रेनिंग भी देती है। दिस सिटीजन्स हैव दिस प्रमोट्स मोरल वैल्यूज को प्रमोट्स किया जाता है। द सिटीजन्स हैव इंपॉर्टेंस, दे हैव शेयर इन द गवर्नमेंट, तो सिटीजन्स के पास जो है इंपॉर्टेंस है और वो शेयर कर सकते हैं कुछ भी गवर्नमेंट से। 5 पॉइंट्स तक पढ़ लीजिए मेरिट 69 पे। नेक्स्ट पेज नंबर 70 पे डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स है, देखिए डिसएडवांटेजेस, इसके भी 5 पॉइंट्स पढ़ लीजिए। गवर्नमेंट जो है वो इनसफिशिएंट है, गवर्नमेंट बिकम्स इनसफिशिएंट हो जाती है बाज वक्त। स्कोप ऑफ इनस्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंस जो है बराबर नहीं रहता है, स्टेबल नहीं रहता है। मिसयूज थ्योरी ऑफ इक्वलिटी का जो थ्योरी है उसको मिसयूज किया जाता है। एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हुकूमत जो है बहुत ज़्यादा पैसे एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ खर्च करती है। फिफ्थ पॉइंट, स्कोप फॉर द ग्रोथ ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी, इंपॉर्टेंस है कि जो है इररिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत हो सकती है डेमोक्रेसी में, ओके। तो फिफ्थ पॉइंट तक आपको ये लिखना है। इसके बाद पेज नंबर 71 पे आपको बता दिया हूँ, फर्स्ट बिट में फर्स्ट वन, सेकंड बिट में सेकंड वन, और उसके बाद थर्ड बिट में 2 मार्क्स में व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। व्हाट इज डेमोक्रेसी, फिफ्थ वन एक्सप्लेन रेफरेंडम और व्हाट इज इनिशिएटिव, ओके। तो ये जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है पेज नंबर 72 पे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, देखिए 7th चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में। आ जाइए फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्टेट का। उसके बाद पेज नंबर 74 पे आ जाइए, यूनिटरी गवर्नमेंट 8 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिटरी गवर्नमेंट आपस में जो यूनाइट होती है उसके बारे में है। पूरे टोटल जो है यहाँ पे 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आपको पहले जो है फर्स्ट 2 लाइंस पढ़ना है यूनिटरी गवर्नमेंट का, पेज नंबर 74 पे। यूनिटरी गवर्नमेंट जो है एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अंडर विच ऑल द पावर्स लाइज इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल जो हुकूमत होती है इंडिया की, जो दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें जो है पूरा पावर रहता है बोल के बोल रहा है यहाँ पे, ओके। वो फर्स्ट 2 लाइंस लिखिए। उसके बाद वही पैराग्राफ की लास्ट लाइन लिखिए, मेन फीचर्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट आर बोल के फर्स्ट वन डाल लीजिए, पावर इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूनिटरी गवर्नमेंट जो आपस में इकट्ठा होती है, गवर्नमेंट यूनाइटेड गवर्नमेंट होती है, हुकूमत होती है, उसका जो पावर होता है वो सेंट्रल हुकूमत में होता है। इन द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल द पावर आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, लाइक ब्रिटेन वेयर द पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर। ब्रिटेन में देख लीजिए, ब्रिटिश में, फ्रांस में, तो पूरा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ही पावर रहता है। तो ऐसा यहाँ तक लिखिए 3 लाइन प्राइम मिनिस्टर तक। नेक्स्ट सेकंड वन है, देखिए लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस। यूनिटरी गवर्नमेंट में जो है पावर कॉन्सेंट्रेटेड पावर रहता है हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में। दस इट इज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने की बिटवीन सेंटर और दी स्टेट गवर्नमेंट। 3 लाइन्स लिखिए इसमें भी। नेक्स्ट थर्ड वन है, लोकल और स्टेट गवर्नमेंट फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो भी लोकल एरिया की गवर्नमेंट होती है या स्टेट की गवर्नमेंट होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस जो भी उन लोग बता रहे हैं उसकी को फॉलो करती है। एज ऑल ऑफ द पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इट कैन डू ऑल द थिंग्स हैज पर इट्स ओन चॉइस, अपनी खुद की चॉइस से जो है कुछ भी पावर कर सकती है। एंड इंटरेस्ट, देयर इज नो इंटरफेरेंस फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट बोल के लिखिए वहां तक, लोकल गवर्नमेंट। 3 लाइन्स, ओके। नेक्स्ट फोर्थ वन है, देखिए फ्लेक्सिबल एंड इजी टू अडेप्ट टू इन्वायरमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट जो है एक फ्लेक्सिबल होती है और हर एक इन्वायरमेंट को अडेप्ट करती है। इन द यूनिटरी गवर्नमेंट पावर इज इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इट हेल्प्स द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू टेक द डिसीजंस क्विकली। ये लोग अपना डिसीजंस एडमिनिस्ट्रेशन क्विकली ले सकते हैं, जल्दी ले सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टाइम्स, वक्त के हिसाब से, चेंजिंग टाइम्स के हिसाब से। तो वहां तक लिखिए चेंजिंग टाइम्स। नेक्स्ट फिफ्थ वन आ जाइए, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे जो है सिंगल यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन होती है। इन द यूनिटरी गवर्नमेंट द पावर वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर।
ओके वहां तक लिखिए। इन सच ए पॉलिटिकल सिस्टम हेगीमोनी डिसीजन मेकिंग पावर एंड फंक्शन, जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है और फंक्शन होता है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पर डिपेंड होता है। तो यहां तक लिखिए यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन तक। ओके ये हो गया यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट पेज नंबर 75 पे फेडरल गवर्नमेंट है, 8 मार्क्स के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पैराग्राफ है, देखिए इन ए फेडरल सिस्टम द रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी लिखी हुई और नहीं लिखी हुई रूल ऑफ लॉ है वो मेजर रोल परफॉर्म करता है। उसके बाद का नीचे एक इंपॉर्टेंट है, देखिए वही पैराग्राफ में द मेन फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट बोल के दिया गया है। देखिए द मेन फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ओके ओके तो फेडरल गवर्नमेंट का जो मेन फीचर है वो आप यहाँ पे देख लीजिए, पूरे पॉइंट्स दिए गए। फर्स्ट पॉइंट है पेज नंबर 75 पे, डेलीगेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। एक फेडरल स्टेट में गवर्नमेंट जो है एग्जिस्ट होती है एटलीस्ट 2 और मोर लेवल्स में इन ए गिवन टेरिटरी, यहां तक लिखना है आपको, गिवन टेरिटरी तक। नेक्स्ट पेज नंबर 76 पे आ जाइए। सेकेंड वन है, देखिए रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन लिखी हुई और बहुत सख्त रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन। इन फेडरल गवर्नमेंट द पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, वहां तक लिखिए। नेक्स्ट थर्ड वन, एनकोरिंग द रूल ऑफ जुडिशरी। अभी आपको बोला हूं जुडिशरी तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के एडवोकेट्स, वो पूरा सिस्टम को बोलते हैं। जुडिशरी जो है इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल, पाइनरिंग रोल टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द फेडरल नेचर ऑफ द स्टेट। ठीक है, वहां तक पढ़िए। नेक्स्ट फोर्थ वन पेज नंबर 77 पे देखिए, ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिटीजनशिप। अब फेडरल स्टेट जो है फीचर करता है ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पीपल ऑफ फेडरेशन एंड अदर लेवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, वहां तक पढ़िए। नेक्स्ट फिफ्थ वन है, देखिए वो 2 छोड़ दीजिए पैराग्राफ, फिफ्थ लास्ट वन, इक्वलिटी टू ऑल द यूनिट स्टेट्स, पेज नंबर 77 पे। द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलोज वन की प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल फॉलो करता है फेडरल गवर्नमेंट? टू ट्रीट ऑल द स्टेट और यूनिट्स, हर एक स्टेट को इक्वल बेस पे ट्रीट किया जाए। इट नेवर गिव स्पेशल और एक्स्ट्रा प्रेफरेंस, कोई भी स्टेट को, दूसरे स्टेट को, कंट्री को स्पेशल या एक्स्ट्रा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है टू एनी स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज या पॉपुलेशन, आबादी या कोई भी जरिया रिसोर्सेस एक्सेट्रा। वहां तक लिखिए, 3 लाइन्स भी बस हो जाती है। ओके तो ये 77 पे LAQ कंप्लीट हो गया फेडरल सिस्टम का। पेज नंबर 79 पे मॉडल क्वेश्चन पेपर है, देखिए इसमें फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन पढ़ लीजिए। उसका पेज नंबर 80 पे आ जाइए। पेज नंबर 80 पे ऐसे क्वेश्चन में फर्स्ट वन, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम। नेक्स्ट सेकंड वन, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। ये जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद पेज नंबर 81 पे आ जाइए, 8th चैप्टर है, देखिए ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर का मीनिंग पेज नंबर 81 पे नीचे दिया गया है, देखिए मीनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। द स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है वो हाईएस्ट होता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लेजिस्लेचर का जो है नीचे कॉमनली नोन एज पार्लियामेंट। मीनिंग ऑफ लेजिस्लेचर क्या है? 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, हुकूमत के। द स्टेटस ऑफ लेजिस्लेचर जो होता है वो हाईएस्ट होता है। लेजिस्लेचर कॉमनली नोन एज पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जो होता है, पार्लियामेंट असेंबली जो होती है उसको लेजिस्लेचर बोलते हैं। द इंग्लिश वर्ड पार्लियामेंट इज ड्राइव फ्रॉम पार्लियामेंटम विच मीन्स स्पीकिंग और डिस्कसिंग, जहाँ पे स्पीकिंग होती है उसको पार्लियामेंट बोलते हैं। ओके वहां तक आपको लिखना है। उसके बाद पेज नंबर 82 पे आ जाइए, फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर है, देखिए यहाँ पे लॉ मेकिंग फंक्शंस, 3 पॉइंट्स इसके लिखिए। लॉ मेकिंग फंक्शंस जो है असेंबली, पार्लियामेंट का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। द मेन एंड इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द पार्लियामेंट लेजिस्लेचर इज टू क्रिएट द लॉस, लॉ बनाने के लिए। पार्लियामेंट इन अकॉर्डिंग्स विद सोशल कंडीशंस देखता है, न्यू लॉस कैसा बनाना है वो देखता है, एंड मेक नेसेसरी अमेंडमेंट्स टू द ओल्ड लॉस, जो पुराने लॉस होते हैं उसको आर्टिकल्स लगाता है, अमेंडमेंट लगाता है, अमेंडमेंट 1, 2, 3, ये सब लॉ मेकिंग फंक्शन है। फर्स्ट जो है बिल्स आर ड्राफ्टेड होते हैं और फिर ड्राफ्ट होते हैं, स्टोर होते हैं, ड्राफ्ट होते हैं, लेके जाते हैं, फिर पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। फिर सेकंड जो है डिटेल डिस्कशन दिया जाता है वो बिल्स के ऊपर, मेड बाय दी कमिटीज जो है ये डिस्कस करते हैं। फिर थर्ड जो है वही बिल्स को लागू किया जाता है हाउसेस में, ओके, पार्लियामेंट हाउस में। नेक्स्ट फंक्शन है एग्जीक्यूटिव फंक्शन। इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के लिए,
by asking the questions to cabinet. The work is stopped by legislature through the proposal के हिसाब से जो है एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है स्टॉप कर सकता है क्वेश्चंस करके. थर्ड वन, फाइनेंशियल फंक्शन. देर इज ए कंप्लीट कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर ओवर द सेंट्रल फाइनेंस के ऊपर जो है कंप्लीट कंट्रोल होता है. विदाउट द परमिशन ऑफ द लेजिस्लेचर, बगैर पार्लियामेंट की परमिशन से एग्जीक्यूटिव जो है कोई भी इम्पोज नहीं कर सकता है, या कैन नेदर इम्पोज एनी टाइप ऑफ टैक्स और द पब्लिक नॉर मेक एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस. तो यहां तक आपको लिखना है थर्ड पॉइंट. फिर फोर्थ पॉइंट, जुडिशियल फंक्शन इन मेनी कंट्रीज of the world. The legislature assembly also fulfill judiciary work. In England, the parliament discuss matters of privilege के matters जो है इंग्लैंड में डिस्कस किए जाते हैं. नेक्स्ट पेज नंबर 83 पे इलेक्शन फंक्शन दिया गया है. देखिए, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तमाम जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के, वो फुलफिल करते हैं इलेक्शन रिलेटेड वर्क से. जो भी इलेक्शन आने वाला है उसका काम होते हैं. मेंबर्स जो होते हैं सेंट्रल और स्टेट असेंबली पार्लियामेंट काउंसिल के, वो पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा में या इंडिया में, इन इंडिया. ठीक है, इंडिया के अंदर. ओके, यहाँ तक आपको पढ़ना है. फिफ्थ सिक्स्थ छोड़ दीजिए, सेवेंथ एक पढ़ लीजिए. फंक्शन इन रिलेशन टू फॉरेन अफेयर्स. अब यहाँ पे मेन फंक्शन क्या है पार्लियामेंट का, फॉरेन से रिलेटेड पॉलिसी से, फॉरेन से रिलेटेड फंक्शन से, अफेयर्स से. ठीक है, अफेयर्स मतलब जो भी उनके लेन देन होते हैं, जो भी उनके चीज़ें होते हैं. डिटर्मिनेशन मालूम होना चाहिए. म्यूचुअल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, आपस में दोनों का जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन रहना चाहिए. फॉरेन से कोई भी वार या पीस अनाउंसमेंट्स करना है तो वो एग्जीक्यूटिव जो है पूरी करता है. द वर्क एग्रीमेंट्स, जो भी कामों के एग्रीमेंट्स होते हैं वो नेशंस इज अप्रूव बाय दी पार्लियामेंट लेजिस्लेचर. वहां तक लिखिए. ओके, द लेजिस्लेचर ऑल्सो सपोर्ट द एग्जीक्यूटिव इन मालूम करने के लिए कंट्री फॉरेन पॉलिसीज क्या क्या होना चाहिए. वहां तक आप पढ़ सकते हैं. उसके बाद ये आंसर आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है. ये एक आंसर भी आप पढ़ लेंगे तो बहुत हो गया है, इंपॉर्टेंट है. ओके, तो पेज नंबर 93 पे आ जाइए. पेज नंबर 93 पे शॉर्ट क्वेश्चंस में फर्स्ट वन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेचर, और ऐसे क्वेश्चन में फर्स्ट वन, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, क्लैरिफाइंग इट्स मीनिंग. नेक्स्ट 9th चैप्टर में आ जाएंगे, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पेज नंबर 94 पे है. देखिए, इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट लर्न करना है वो ही बताऊंगा. अब पेज नंबर 100 पे 8 मार्क क्वेश्चन है. देखिए, 8 मार्क क्वेश्चन में से एक भी याद मत करिए. पेज नंबर 101 में 4 मार्क्स में ड्राफ्टिंग कमेटी, फर्स्ट वन जरूर याद कर लीजिए, और 2 मार्क्स क्वेश्चन में इंडियन काउंसिल एक्ट सेकेंड वन और फर्स्ट वन, और थर्ड वन जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए. राइट टू सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, पहले रोल ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी आ जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए. पेज नंबर 99 पे है. देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी, अमॉन्ग ऑल 22 कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है हमारा, वहां पे 22 कमिटीज होते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी वॉज द ड्राफ्ट कमेटी, जो कि 29 अगस्त 1947 को सेटअप हुई थी, जिसके डॉक्टर BR अम्बेडकर चेयरमैनशिप थे. ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया की उन्होंने बनाए थे 7 मेंबर्स की. कौन से 7 मेंबर्स हैं यहाँ पे देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के. फर्स्ट वन डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, एन गोपाल स्वामी अयंगर जो मेंबर है, अलाधी कृष्णा स्वामी अय्यर जो मेंबर थे, डॉक्टर KM मुंशी जो कि मेंबर थे, उसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्ला मेंबर थे, एन माधव राव, उसका TT कृष्णामाचार्य, ये पूरे जो है ड्राफ्टिंग कमिटीज के मेंबर्स थे. द ड्राफ्टिंग कमेटी आफ्टर टेकिंग कंसिडरेशन द प्रपोजल ऑफ वेरियस कमिटीज प्रिपेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो भी ड्राफ्टिंग कमेटी थे वो ये पूरी चीज़ों को कंसिडर कर लिए बाद, देख लिए बाद, प्रपोजल दिए थे असेंबली में कि फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाए. व्हाइल डेलिबरेटिंग अपॉन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन द असेंबली डिस्कस्ड एंड डिस्पोज एज मेनी एज 2473 अमेंडमेंट्स आउट ऑफ द टोटल 7635. उसके बाद नीचे की लाइन है देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड 11 सेशंस विद सिटिंग स्प्रेड ओवर 165 डेज. वहां तक लिखिए 165 डेज तक. उसका लास्ट पैराग्राफ भी है देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो रूल ऑफ लॉ है हमारे इंडिया का, वो जो है 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, जहां पे 284 मेंबर्स साइन करे थे. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 24 जनवरी 1950 में साइन हुआ था. द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन ए लॉन्ग पीरियड ऑफ, कितने साल बने कॉन्स्टिट्यूशन को, रूल ऑफ लॉ को आने के लिए? 2 years
2 years 11 month एंड 18 days लगे। आखिरी में जो है कॉन्स्टिट्यूशन कब स्टार्ट हुआ, फोर्स में कब आया, 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया। ये पूरे पॉइंट्स आप लिखिए, 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट बोल के है, देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट, वो एक पढ़ लेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट। पेज नंबर 95 पे है, देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट जो है आया था। ये एक्ट जो है पॉपुलरली नोन एज मॉरेली बोलते थे इसको, मिंटो रिफॉर्म्स एंड जॉन मॉरेली नाम है पॉलिटिशियंस का। उन्होंने जो है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे इंडिया एंड मिंटो, देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया जॉइंटली इनिशिएटेड दिस एक्ट। दिस एक्ट हैज इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ, ये एक्ट जो है स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दिया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, फ्रॉम 16 to 60 एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू मिनिमम ऑफ 30 टू मैक्सिमम 50। तो यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं 50 तक इंडियन काउंसिल एक्ट डाल के, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद 2 मार्क्स के लिए राइट 2 सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 2 सोर्सेस क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हम देख लेंगे। उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा ये लेसन भी, 2 सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पेज नंबर 94 पे आ जाइए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 2 सोर्सेस है, यहाँ पे आप इसमें से कौन सा भी एक लिख दीजिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व इटसेल्फ फ्रॉम सो मेनी हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड डेवलपमेंट डिमांड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल एक्सप्रेस ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो रूल ऑफ लॉ है, हमारा कानून है, वो जो है हिस्टोरिकल इवेंट से आया था और डेवलपमेंट से आया था, डिमांड से आया था। जो पीपुल्स पहले एस्पिरेशन करते थे, डिमांड करते थे फ्रीडम स्ट्रगल, ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल के जद्दोजहद के तरह वक्त। ओके, द फ्रीडम स्ट्रगल, द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई टू इंट्रोड्यूस वेरियस रिफॉर्म्स इन इंडिया, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1858, मिंटो मैनली रिफॉर्म ऑफ 1909 है, मॉन्टाग्यू चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1934। These reforms were also intended to pacify the people of India and leaders of the Indian national movement। यहाँ तक आप लिख दीजिए पेज नंबर 95 पे फर्स्ट 3 लाइन्स। ओके, सॉरी, तो यहाँ पे 9th चैप्टर भी ये कंप्लीट हो गया। बस ये 2-3 आंसर्स ही लर्न करना है आपको। नेक्स्ट पेज नंबर 10th चैप्टर पे आ जाइए, प्रीएम्बल एंड द साइलेंट फीचर्स, पेज नंबर 104 पे आ जाइए। इसमें से आपको क्या लर्न करना है वो बता दूंगा मैं, लास्ट आपको आ जाना है। पेज नंबर 1112 पे आ जाइए। 8 मार्क्स क्वेश्चन में फर्स्ट वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए स्टार मार्क डाल लीजिए, डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद 4 मार्क्स में जो है यहाँ पे 6th वाला इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। नेक्स्ट 2 मार्क्स में राइट अबाउट पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, 7th वाला इंपॉर्टेंट है। 8th वाला भी इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको आंसर्स लर्न करना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये 10th चैप्टर से आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो यहाँ तक मैं आप लोगों को बता दिया हूँ 10th चैप्टर से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए, दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।